नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 11 इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 11 पाठ 11 आधुनिकीकरण के रास्ते, जिसमें मैंने प्रथम वीडियो जो डाला था जो चीन के बारे में था। आज हम उसी पाठ का जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा भाग है जापान और उसकी राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था और जापान का औद्योगिक विकास और वर्तमान समय में जापान की स्थिति, वो सारी हम इस पाठ के अंदर है वो पढ़ेंगे, या कह सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश है वो करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे जापान का आधुनिकीकरण, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर दिया गया है। अब जापान का आधुनिकीकरण का सफ़र पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। देखिए, पूंजीवाद यानी पूंजी को महत्व देना, ठीक है, धन को महत्व देना, जो कि यूरोपीय देशों में आज भी दिया जाता है। ये सफ़र उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहाँ पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। पश्चिमी उपनिवेशवाद यानी जो है पश्चिमी देशों का प्रभाव था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेज़ी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। अगर हम जापान को देखें तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जिस स्थिति में जापान की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उससे पहले भी जापान की स्थिति है वो अत्यंत अच्छी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जापान, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए थे, तो उस दौरान भी जापान ने आज विश्व में खुद को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। तो उसी विकास के बारे में कि जिस प्रकार से उसने तेज़ी से विकास किया, वह जापानी संस्थाओं और समाज की परंपराओं की सुदृढ़ता, यानी जापान की राजनीतिक व्यवस्था और वहाँ के काम करने वाली जो संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं वगैरह, और इसके अलावा वहाँ की समाज की सुदृढ़ता, अर्थात वहाँ की अपनी संस्कृति और उनके सीखने की शक्ति। जापानी लोग हैं वो बहुत मेहनती है और साथ में उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि है, तो उनकी इसी सीखने की शक्ति और साथ ही उनके अंदर जो है नागरिकता की भावना, देश प्रेम की भावना, ये सारी चीज़ें थी जिसमें जापानी लोगों को, या जापान जैसे एक छोटे से देश को विश्व की ताकत के रूप में जो है, या एक आधुनिक देश के रूप में, या एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा कर दिया, जो कि छोटा देश होने के बावजूद भी वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे सामने मौजूद है। फिर है जापान का खान पान, ठीक है। अब जापान का खान पान क्या है, जापानी लोग क्या खाते पीते हैं। तो जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। आमतौर पे हर राष्ट्र के अंदर पशुपालन किया जाता है, तो जापान के अंदर मुख्यतः लोग हैं वो पशुपालन कम करते हैं या न के बराबर है। चावल वहाँ की बुनियादी फसल है, यानी बहुतायत मात्रा में चावल बोया जाता है, ठीक है। मछली वहाँ पर जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगर हम जापान को विश्व मानचित्र के अंदर देखें तो जापान के चारों तरफ समुद्र है, ठीक है, और इस स्थिति में जो समुद्री किनारे या समुद्री एरिया में सबसे ज़्यादा मछली वगैरह मिलती है, तो वहाँ के लोग मछली भोजन के रूप में भी खाते हैं, और मछली प्रोटीन का भी मुख्य स्रोत माना जाता है। कच्ची मछली जिसमें साशिमी या सुशी, ठीक है, वो वहाँ की खास मछली मानी जाती है। अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय होगी क्योंकि इसे बहुत ही सेहतमंद माना गया है। तो जापानी लोग है जो है सुशी या फिर साशिमी के नाम से इस मछली को जाना जाता है, इसे खाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो जापान की फसल कौन सी है, तो चावल है, और दूसरी मछली कौन सी है जो प्रोटीन के रूप में है वो खाई जाती है, तो साशिमी या सुशी। फिर है जापान के 4 प्रमुख द्वीप कौन से हैं। तो जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं होन्शु, क्यूशु, शिकोकू तथा होकाइडो। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ। देखिए, जापान में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। अब वहाँ पे कृषि के ऊपर है वो कर लगाया जाता था। हर जगह राजवंश या राजतंत्र के दौरान ऐसा ही होता था, तो टैक्स लगाया जाता था। यहाँ पर तेज़ी से रेल लाइनों का विकास भी हुआ, तो जल्द ही रेल की पटरियां वगैरह बिछाई गई, जिसके कारण आवागमन है वो सुलभ हो गया। वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग हुआ। जापान चूँकि पश्चिमी देशों के संपर्क में था, तो ऐसी स्थिति में मशीनरी पार्ट्स जो है उद्योगों या कारखानों में काम लिए जाते थे, या मशीनों का प्रयोग होना शुरू हुआ, जिसके कारण जापान ने तेज़ी से विकास किया। फिर है मजदूरों को प्रशिक्षण दिया गया। जो जापानी मजदूर थे वहाँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता था, और साथ में जो मजदूर वर्ग के लोग होते थे वो भी सामान्यतः पढ़े लिखे होते थे, और उनको
भी अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता था या उद्योगों वगैरह में लगाने से पहले उनको पूरी तरह से काम सिखाया जाता था। तो ये भी वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। फिर है आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं की शुरुआत हुई। ठीक है, तो जापान में बैंक भी खुले हैं, बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत भी हुई। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण जापान ने तीव्र गति से आधुनिक रूप से विकास किया है। ठीक है, इसके अलावा 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में जापान में हुए 3 परिवर्तनों की विकास की तैयारी में भूमिका। देखिए 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में जापान में क्या 3 परिवर्तन हुए। पहला देखिए, जो तोकुगावा राजवंश था उस दौरान, और उसी परिवार के लोग शोगुन के पद पर आसीन थे। तो पहला जो परिवर्तन हुआ था जो है वो है किसानों से हथियार ले लिए गए। इसे हम सुधार के रूप में भी जान सकते हैं। या 16वीं शताब्दी में तोकुगावा राजवंश या शोगुन के दौरान वहाँ पर जो है कुछ सुधारात्मक जो रवैया अपनाया गया था, उसमें एक तो किसानों से हथियार ले लिए गए। अब केवल समुराई तलवार रख सकते थे। समुराई कौन होते थे? ये योद्धा वर्ग होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समुराई वर्ग है वो योद्धा वर्ग हुआ करता था। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो अक्सर पहले हर किसी के पास हथियार होते थे, तो जिसके कारण अक्सर जो है एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए घरों से हथियार लेके निकल जाते होंगे। लेकिन अब ऐसा नियम बना लिया कि सिर्फ समुराई वर्ग ही तलवार रख सकते हैं। तो समुराई यानी योद्धा वर्ग, जो कि जापान में मुख्य रूप से योद्धा होते थे। फिर है देम्यो। ठीक है, देमियों को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए। उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। देखिए देमियों, जापान जो है उस समय 250 राज्यों में बटा हुआ था, और ऐसी स्थिति में इतने 250 राज्य, जो कि जापान छोटे छोटे टुकड़ों में था, तो वहाँ पे हर राज्य का जो है एक ना एक अधिकारी, ठीक है, नियुक्त किया जाता था। राज्य का एक प्रमुख अधिकारी, जिसे देम्यो कहा जाता था जापानी भाषा के अंदर। या अपने अगर हम अपने वर्तमान संदर्भ में समझें तो शोगुन जो कि राजा, और उसके बाद उसके नीचे के अधिकारी होते थे देम्यो, जिसे हम वर्तमान में मुख्यमंत्री कह सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कह सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख अधिकारी कह सकते हैं, सूबेदार कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए। उस समय शोगुन ने ये आदेश दिया, और उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्ता दी गई, कि हालांकि वो स्वायत्ता यानी स्वतंत्र निर्णय स्वयं ले सकते थे। तीसरा जो पॉइंट था, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण भी इस दौरान करवाया गया, कि कैसे कर की व्यवस्था का विधान कैसे लागू किया जाए, और किसके पास कितनी ज़मीन है। तो ज़मीनों का नापा जोखा या लेखा जोखा करवाया गया, सर्वेक्षण कराया गया। उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया, भूमि का बांटा गया, जैसे उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, वो सारी भूमि के आधार पे। और इन सबका मिला जुला मकसद राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना था। तो ये भूमि का वर्गीकरण, भूमि का सर्वेक्षण इसीलिए किया गया ताकि कर का विधान है वो सही रूप से लागू किया जा सके। फिर है जापान में छपाई और पढ़ने का महत्व। देखिए जापानी लोगों को शुरू से ही पढ़ने का बड़ा शौक है। तो जापान में लोगों को पढ़ने का बहुत शौक था। यहाँ होनहार लेखक केवल लेखनी के काम से ही अपनी जीविका चला सकते थे। जापानी लोग इतने मेहनती होते थे या इतने बुद्धिजीवी थे कि अगर वो लेखन करना जानते हैं तो उनको एक अच्छा पैसा मिल जाता था, उनसे उनकी आजीविका चल सकती थी। एदो शहर में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर लिया करते थे। देखिए एदो, जो कि वर्तमान में टोक्यो को ही एदो कहा जाता है। टोक्यो आप समझते हैं जापान की राजधानी है वर्तमान में। तो यही टोक्यो, जिसका प्राचीन नाम, क्वेश्चन आपका यहाँ आ सकता है कि टोक्यो का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एदो। ठीक है, और उस समय पढ़ाई लिखाई का इतना महत्व था कि लोग एक दूसरे को घर पे नूडल देकर, नूडल यानी सेवैयाँ जिसे हम कह सकते हैं, नूडल्स आप सभी जानते हैं, मैगी नूडल्स, हक्का नूडल्स वगैरह, तो नूडल्स की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। तो इस प्रकार से किताबों का लेन देन एक दूसरे को नूडल्स देकर जो है किताब किराए पर मिल जाती थी। तो इतना ज़्यादा वो पढ़ने लिखने के शौकीन थे कि बुक्स के लिए वो एक कटोरी नूडल्स दे देते थे और बदले में किताब किराए पर ले जाते थे। अब है जापान का चीन और भारत से आयात। ठीक है, जापान हमारा जैसे एशियाई देश है चीन भी, ठीक है, दूसरा जापान भी। अब भारत से आयात, भारत से वो चीज़ें खरीदते थे। ठीक है, जापान अमीर देश समझा जाता था उस समय, क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। ये आपको ध्यान रखना। देखिए जापान विकसित हो चुका था और वह चीन से क्या लेता था, आपको ये ध्यान रखना, चीन से जापान रेशम ले रहा है और भारत से क्या ले रहा है, कपड़ा। ठीक है, जो कि सूती कपड़े वगैरह बाहर से आते थे। और इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने
से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा। हालांकि वो बदले में उस समय ऐसा ही था कि मुद्रा के रूप में सोना या चांदी ही लेन देन का जो है मतलब लेन देन है मुद्रा के रूप में सोना या चांदी के माध्यम से ही किया जाता था, और जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। तोकुगावा जो कि वहाँ का एक राजवंश था और इस पर रोक लगा दी। उन्होंने क्योतो के निशिजन में एक बस्ती में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, ठीक है, जो कि शोगुन जो था तोकुगावा राजवंश में। और उस दौरान उसने एक नया निर्णय लिया था कि जापान की ही एक बस्ती थी जिसका नाम था निशिजन, और यहाँ पे बुनकरों की बस्ती थी। बुनकर जो रेशम बनाते हैं, धागा बनाते हैं, तो उनकी बस्ती थी। और अब उन्होंने ये देखा कि चीन से रेशम लेना और जापान से कपड़ा लेना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उनको सोने या चांदी के रूप में जो है धन देना पड़ता था। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पर इस बस्ती के लोगों को उन्होंने, जो कि यहाँ के कुशल कारीगर थे, उनसे उन्होंने अच्छे किस्म का रेशम है वो बनवाना शुरू किया, जिससे रेशम का आयात है वो कम किया जा सके। निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम है वो माना जाने लगा। यहाँ के बुनकर बड़े अच्छे थे, और मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। कि देखिए, एक तो उसने रेशम अच्छा बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, जो विदेशों को जो पैसा देना पड़ता था, आई थिंक भारत और चीन को, वो पैसा उसका अपने ही देश में रहने लग गया, या सोना और चांदी अपने देश में रहने लग गया, जिसके कारण उल्टा वो अपना रेशम है वो बाहरी दुनिया को बेचने लग गया था। फिर जापान की बुनियादी फसल आपको ध्यान है चावल है, और इस चावल के माध्यम से जो है चावल बहुत भारी मात्रा में चावल उपजता था, जिसके कारण अलग अलग किस्म का चावल है वो जो है पैकिंग होकर बाहर के देशों में जाने लगा था या विदेशों में बिकने लगा था, जिसके कारण चावल का शेयर बाजार भी अचानक से जो है बढ़ गया, और इस प्रकार से जापानी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही थी। देखिए, जिस निशिजन में रेशम बनकर आता था, तो उस निशिजन बस्ती के बारे में हम जाने। निशिजन क्योतो की एक बस्ती है और जो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। 16वीं शताब्दी में 31 परिवारों का बुनकर संघ था। देखिए, यहाँ जापान में 31 परिवारों का बुनकर संघ था, ये बुनकर का काम करते थे। और 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग आ गए थे, यानी इतने ज़्यादा परिवार है वो रेशम के उद्योग से जुड़ गए थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देशी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे उसे और प्रोत्साहन मिला। इस शहर की निम्नलिखित विशेषताएं थी। देखिए, निशिजन बस्ती हमने जाना, ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे लगभग 70,000 लोग या समुदाय थे जो इसी कार्य में जुटे हुए थे और अच्छी किस्म का रेशम है वो बनाते थे। अब इस बस्ती की क्या विशेषता थी, यहाँ रहने वाले लोगों की क्या विशेषता थी? देखिए, निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। ये एक कह सकते हैं एक विकसित बस्ती थी, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की महंगी किस्म की चीज़ें हैं वो बनाई जाती थी। यहाँ रेशम उत्पादन के ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। कि तोकुगावा राजवंश ने ही इस व्यवस्था को लागू किया था, यहाँ के बुनकरों को सहयोग दिया था, लेकिन धीरे धीरे रेशम उत्पादन में यहाँ के बुनकर इतने ज़्यादा रिच या पैसे वाले हो गए, या उद्यमी वर्ग जो यहाँ का था, जिन्होंने उद्योग में यहाँ पैसा लगाया था, वो लोग इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने तोकुगावा राजवंश की व्यवस्था को भी चुनौती दे डाली थी। और जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई, जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। मुनाफा यानी फ़ायदा, ठीक है। और एक ऐसे समय में जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी, और इस प्रकार से जापानी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही थी। अब है एक लेखिका जिसका नाम है मुरासाकी शिकुबु, ठीक है, मुरासाकी शिकुबु। अब मुरासाकी शिकुबु कौन थी? एक जापानी लेखिका थी जिन्होंने अपनी लेखनी के लिए जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल किया। आपको ये ध्यान रखना, अधिकतर जापानी महिलाएं हैं वो जो है जापानी लिपि का प्रयोग करती थी, और पुरुष लोग हैं वो चीनी लिपि का प्रयोग करते थे। तो लगभग एक जैसी लिपियाँ ही है चीनी और जापान की। उन्होंने हेयान राजदरबार की एक काल्पनिक डायरी लिखी जिसका नाम था द टेल ऑफ द गेंजी, ठीक है। हेयान राजदरबार, जापान में अनेक राजवंश हुए जिसमें एक हेयान राजवंश है, और उस समय उन्होंने एक डायरी लिखी द टेल ऑफ द गेंजी। गेंजी एक राजकुमार का नाम है, ठीक है। तो गेंजी की कथा जिसका अर्थ होता है, और ये जापानी साहित्य में काफ़ी प्रचलित थी, जिसमें राजकुमार गेंजी और दरबारी संस्कृति के बारे में उसने वर्णन किया है, जो कि प्रमुख लेखिका है मुरासाकी शिकुबु। तो इस पर आपकी टिप्पणी आ सकती है जो कि 2 से 3 नंबर की। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गेंजी की कथा क्या है, या टेल ऑफ द गेंजी क्या है।
अब है जापान में मेजी पुनर्स्थापना, मेजी वंश। ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ क्या है अगर देखें तो प्रबुद्ध सरकार का गठन। मेजी सरकार का गठन, जो कि ये भी एक राजतंत्रात्मक सरकार थी, तो प्रबुद्ध सरकार का गठन जिसे मेजी पुनर्स्थापना कहा गया, सन जो है 1867-68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ। ये राजवंश है और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार की असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना। तोकुगावा राजवंश के दौरान जो शोगुन वहाँ पे जो शासन व्यवस्था चल रही थी, उस दौरान उसने कई सुधार भी किए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे असंतोष के कारण बने जिसके कारण मेजी राजवंश का आना जो है सफल रहा। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कारण क्या था? देखिए, मेजी वंश की पुनर्स्थापना कैसे हुई? एक तो देश में तरह तरह का असंतोष व्याप्त हो गया था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों की मांग भी की जा रही थी। जापान की स्थिति को देखते हुए जो है जापान की जनता मांग कर रही थी कि वो विदेशी व्यापार को बढ़ावा दें और साथ में विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंधों की भी बात करें, और ऐसी स्थिति में ये जो है कारण है वो सामने आ रहे थे और यही वजह रही कि मेजी वंश की पुनर्स्थापना हुई। अब है मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ। देखिए, मेजी राजवंश जो है 1867-68 में स्थापित हो गया जापान के अंदर और एक मजबूत सरकार का गठन हुआ। अब उसने क्या किया अपनी राजवंशीय व्यवस्था के दौरान? तो सबसे पहले तो कृषि पर कर लगाए। तो हर राजवंश के अंदर होता है, क्योंकि कृषि उनकी कर का टैक्स का मुख्य स्रोत होता है और जो कि किसानों से कर के रूप में राशि ली जाती है या कर के रूप में फसल का हिस्सा निर्धारित किया गया है। तो भूमि के आधार पर उन्होंने भी कृषि का वर्गीकरण करवाया और कर व्यवस्था का विधान बनाया। फिर जापान में रेल लाइन बिछाई गई, ये आपको ध्यान रखना है, जापान में रेल लाइन बिछाई गई। और इसके अलावा वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनों का आयात विदेशों से, पश्चिमी देशों से मशीनें भी जापान में मंगवाई गई, जिसमें वहाँ पे मशीनों के माध्यम से कपड़ा वगैरह बनाया जाने लगा और ख़ासतौर से रेशम वगैरह। ठीक है, मजदूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण जापानी राजवंश या मेजी राजवंश या मेजी सरकार के माध्यम से, चूँकि पहले ही मैंने बता दिया कि वहाँ के लोग पढ़ने लिखने में भी रुचि रखते थे और काफ़ी मेहनती होने के कारण जब वो उद्योगों में काम करते थे तो उन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसके कारण वो अच्छे से निपुणता से काम है वो कर सकें। फिर यहाँ पर मेजी राजवंश के दौरान ही विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजना भी शुरू किया गया, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को तो जाने ही जाने, साथ में विदेशी कल्चर, विदेशी संस्कृति, वहाँ पर जो है तरीके पढ़ाई लिखाई और वहाँ किस प्रकार का माहौल है उसको भी वो सीख कर आए और अपने देश में स्थापित करें उन चीज़ों को। फिर आधुनिक बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत भी मेजी वंश के दौरान हुई और फिर कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी देना भी मेजी वंश के अंदर आया कि जो कंपनियां थी, जैसे जापान की जायबासु थी और भी 2 कंपनियां थी, और इस प्रकार से उनको कर में टैक्स या छूट या सरकार की तरफ, सब्सिडी का मतलब होता है सरकार की तरफ से सहायता राशि देना। ठीक है, जिसमें सरकार 1%, 2%, 5%, 50% इतनी सहायता राशि भी देती है। तो इस प्रकार से मेजी सरकार के दौरान या मेजी राजवंश ने ये सारे कार्य भी किए और इतने ज़्यादा सुधार कार्य किए। फिर है जापान में मेजी सरकार द्वारा शिक्षा और विद्यालय व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए गए या सुधार किए गए। वो क्या है देखिए, लड़के और लड़कियों के लिए विद्यालय जाना या स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया, यानी मेजी राजवंश ने इस व्यवस्था को लागू किया और पढ़ाई की फीस बहुत ही कम थी, तो हर कोई लड़का या लड़की सब पढ़ सकते थे। फिर आधुनिक विचारों पे जोर, कि परंपराओं के साथ साथ जो आधुनिक विचार है, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि और समाज का विकास हो, ऐसे विचारों पर जोर दिया जाने लगा। और साथ में देश के प्रति या राज्य के प्रति निष्ठा, जापानी इतिहास के अध्ययन पर भी बल दिया गया, ताकि लोग अपनी परंपरा, संस्कृति और इतिहास को जानें। और किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी नियंत्रण रखा गया, उनको भी विशेष रूप से जो है ये सारी चीज़ें हैं वो सिखाई गई, ताकि वो छात्रों को अच्छी शिक्षा या ज्ञान दे सकें। अब है एदो शहर का नामकरण। देखिए, मेजी शासन के दौरान ही एदो शहर को राजधानी बनाया गया। एदो, अगर आपको ध्यान रहे तो एदो किसका नाम है? टोक्यो को। ठीक है, टोक्यो का प्राचीन नाम एदो है और वर्तमान नाम टोक्यो, और इसका नामकरण हुआ टोक्यो। तो ये टोक्यो वही जो है टोक्यो है, जिसे हम अगर इंग्लिश में लिखें तो टोक्यो। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो यही टोक्यो है। अब है मेजी सरकार की नई नीति। अब मेजी सरकार ने कुछ नई नीतियाँ भी लागू की। पहले तो उन्होंने एक नारा दिया, उस नारे को आपको ध्यान रखना है, समृद्ध देश मजबूत सेना। ठीक है,
फुकोकू केहू, जो जिससे नाम से जाना जाता है। तो ये जापान की भाषा में, ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। और अर्थव्यवस्था का विकास, मजबूत सेना पर उन्होंने बल दिया, निर्माण करने की ज़रूरत पे बल दिया कि अर्थव्यवस्था या को कैसे मजबूत किया जाए और सेना को मजबूत कैसे बनाया जाए। जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने के लिए भी कार्य किया गया। तो राष्ट्रीयता की भावना या श्रेष्ठ नागरिक बनाने के गुणों के ऊपर भी बल दिया जाने लगा था। नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। ठीक है, सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण। अब सम्राट के माध्यम से भी कई चीज़ों में वहाँ पे परिवर्तन है वो आया है। और सम्राट ने कुछ खुद को, सम्राट को सूर्य देवता का प्रतीक है वो माना जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा सम्राट ने अपने का वेशभूषा, कपड़ों में भी परिवर्तन किया। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आएगी। राजनीतिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भी भेजा गया कि जापानी पारंपरिक व्यवस्थाएं तो है ही, लेकिन साथ में यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, और ये समझने के लिए इस सम्राट व्यवस्था के दौरान ही सम्राट ने अपने अधिकारियों को यूरोप भी भेजा ताकि वो जो है वहाँ से कुछ नया सीख कर आए और जापान में लागू करें। और सम्राट के नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम भी जारी किए। अधिनियम का मतलब होता है नियम या कानून, कुछ नई व्यवस्थाएं। इसके अलावा जनता के सार्वजनिक और साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित किया गया। और सम्राट ने स्वयं ने जो है कह सकते हैं कि आधुनिक टाइप के कपड़े पहने, यूरोपीय वेशभूषा जो कि सैनिक वेशभूषा है वो उन्होंने धारण की। और इस प्रकार से उसने भी अपने आप को एक आधुनिक शासक के रूप में स्थापित किया। और साथ में ही सम्राट को जो है सूर्यदेव का प्रतीक माना जाने लगा था। तो ये सारी व्यवस्थाओं के अंदर सुधार भी मेजी वंश के दौरान है वो किया गया। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम कैसे शुरू हुआ है, सम्राट व्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, तो ये सारे पॉइंट इसी के अंदर हैं, वो आपके आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेजी सरकार के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए जो है क्या कार्य किए गए थे। ठीक है, तो वो मेजी सरकार या जापान सरकार द्वारा किए गए कार्य वही एक ही बात है। मेजी सरकार ने क्या किया, पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। तो उसने एक नई व्यवस्था, नया संविधान है वो मेजी सरकार के द्वारा लागू किया गया। और 20 साल से अधिक के उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि हर युवा को फौज में या सेना में भर्ती होना अनिवार्य किया गया, खासतौर से 20 साल के ऊपर या 20 साल से अधिक वाले युवाओं को। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार है वो किया गया। और कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके और बैठ के बुलाने पर नियंत्रण भी रख सके। तो ऐसे कुछ समितियां या ऐसे जो है गुटों का गठन भी किया गया। तो वो सारा अलग अलग कार्य हैं उनको दिए गए। और सख्त सेंसर व्यवस्था भी बना सकें। सेंसर व्यवस्था देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी अलग से बनता है, सेंसर क्या है। तो सेंसर व्यवस्था के अंतर्गत जो चीज़ें जो समाज हित के लिए नहीं हो या जो कानून के रूप में दृष्टि में सही नहीं हो और कुछ अनैतिक काम वगैरह है या कुछ सही नहीं है, तो उस व्यवस्था के लिए सेंसर बोर्ड कार्य करता है। सेंसर का मतलब होता है विरोध दर्ज करना या जो चीज़ सही नहीं उसे हटाने की ताकत रखना। तो ऐसी यूनिट भी बनाई गई, ऐसी समितियां बनाई गई जो कि सेंसर लगा सकती थी या सेंसर यानी रोक लगा सकती थी जो उचित ना हो और जो इसके ऊपर नियंत्रण का कार्य है वो करती थी। और इसके साथ ही सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया। देखिए, सम्राट जो है प्रमुख अधिकारी होता था, चाहे वो सेना हो चाहे वो नौकरशाही। नौकरशाही से मतलब है कर्मचारीगण, उनके ऊपर सम्राट ही वो सीधा हाईएस्ट होता था, ये सबसे बड़ा होता था और वो सीधा आदेश दे सकता था, उसमें बदलाव कर सकता था। यानी कि संविधान बनने के बावजूद ये दो गुट सरकारी नियंत्रण से बाहर रहे। इसके अलावा लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी परिणाम भी हुए। तो ये सारे सम्राट व्यवस्था के दौरान ही कुछ परिवर्तन है वो मेजी वंश के दौरान किए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अलग से है कि जापान में मेजी सरकार के द्वारा क्या क्या नए परिवर्तन लागू किए गए थे। तो ये सारा कि उसने 5 गाँवों का ढांचा तैयार किया, नया संविधान व्यवस्था लागू की, युवाओं को अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होना कर दिया गया। और राजनीतिक व्यवस्था, गुट है, सैन्य बल है, उनका काम की देखरेख के लिए सेंसर व्यवस्था भी लागू की गई और उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाने लगा। और सम्राट सेना और नौकरशाही के ऊपर सीधा जो है नेतृत्व रखता था या सीधा अधिकार रखता था, उसमें कुछ भी फेरबदल है वो कर सकता था। ये सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर है मेजी संविधान समिति की विशेषताएं। देखिए, मेजी समिति या मेजी संविधान यानी विधान यानी कानून। ठीक है, तो उन्होंने क्या कानूनी व्यवस्थाएं हैं वो लागू की और उसकी क्या विशेषताएं थी। तो मेजी संविधान समिति
सीमित मताधिकार पर आधारित था। ठीक है, सीमित मताधिकार यानी कुछ गणमान्य लोग हैं वो मत दे सकते थे और वो उसमें अपनी व्यवस्था में फर्ज निभाते थे। इन्होंने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। अब डाइट क्या है, यहाँ पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि डाइट क्या है। तो डाइट है वो जापान की संसद को कहा जाता है। ठीक है, जो कि जर्मन भाषा से लिया गया एक शब्द है और उसी के आधार पर डाइट जापान में आज भी है। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। जिन्होंने मेजी वंश की पुनः स्थापना में सहयोग दिया था वो हमेशा ताकतवर बने रहे, सत्ता में उनका नेतृत्व बना रहा और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां भी बनाई। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद भी बनाए। 1918 और 31 के दौरान वहाँ लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से या जो भी उस समय के नियम कानून होंगे उस दौरान वहाँ पे जो जनमत यानी जनता ने वोट के माध्यम से उन्हें चुना और उन्हें जो है मंत्रिपरिषद में उनका स्थान भी बना। उन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद की नीति अपनाई। आक्रामक राष्ट्रवाद यानी वहाँ के नागरिकों को अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम वफादारी की भावना है उनके अंदर डाली गई और साथ में आक्रामक राष्ट्रवाद के माध्यम से जापान ने अपने उपनिवेश बनाए और वहाँ के लोगों के ऊपर जिन देशों को उसने अपना उपनिवेश बनाया, चाहे वो कोरिया हो चाहे ताइवान हो, उन उपनिवेशों के ऊपर उन्होंने अपने उन राष्ट्रों का दोहन किया, उनका शोषण किया और उनसे अधिक लाभ लेने की कोशिश की और जिन्होंने उनका विरोध किया उनका उन्होंने दमन भी किया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए दूसरे देशों के प्रति कठोर रवैया भी अपनाया। तो यही है आक्रामक राष्ट्रवाद की नीति। अब है जापान की लिपियाँ कौन सी थी। ठीक है, जापानी भाषा में 3 लिपियों का उपयोग होता था। ये तीनों आपको याद रखनी है। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है जिसमें आपको 3 लिपि कौन सी याद रखनी है। एक तो कांजी लिपि, ठीक है, कांजी। दूसरा, जापानियों ने चीनियों से 6वीं शताब्दी में एक कांजी लिपि ली थी। तो ये चीन की ही है और जापान और चीन की भाषा लगभग एक जैसी है। चूँकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है और उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास किया। एक और 2 और प्रकार की लिपि है जिसमें हिरागाना और कताकाना। ठीक है, ये 3 लिपियाँ आपको याद रखना, कांजी, हिरागाना और कताकाना। हिरागाना नारी सुलभ मानी जाती है। नारी सुलभ यानी अक्सर महिलाएं लेखिकाएं हैं, उन्होंने हिरागाना भाषा में ही अपना लेखन कार्य किया है क्योंकि हियान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, इसलिए मुख्य रूप से स्त्रियां इस लैंग्वेज में लिखती थी, इस लिपि में लिखती थी, इसके कारण इसे नारी सुलभ माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिरागाना या कौन सी लिपि है वो जो है नारी सुलभ मानी जाती है। तो हिरागाना याद रखना। जैसे कि मुरासाकी आपने पढ़ा ही है, मुरासाकी सिकुबू, और उन्होंने टेल ऑफ द गेंजी या फिर कह सकते हैं गेंजी की कथा नामक जो है वो एक काल्पनिक डायरी लिखी है। ये चीनी चित्रात्मक चिन्ह और ध्वन्यात्मक अक्षरों हिरागाना और कतागाना को मिलाकर लिखी जाती है। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता है और बाकी का हिरागाना में। तो इस प्रकार की 3 लिपियाँ आपको याद रखना है। अगर आप भारत में भी देखेंगे या जो ये नूडल्स वगैरह आते हैं जो बाहर से आते हैं, कोरियाई नूडल्स वगैरह, और इसके अलावा कई शैम्पूज़ वगैरह आते हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हैं जो जापानी लिपि या चाइनीज़ लिपि है वो अलग टाइप की लिखी होते हैं, जिनके शब्द है वो चित्रात्मक है वो दिखाई देते हैं। अब है जापान में पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का प्रभाव। देखिए, जापान में जिस हिसाब से जिस प्रकार से तेज़ी से अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी, उद्योगों का विकास हो रहा था, उस उद्योगों के विकास का जापान कि पर्यावरण पर जो प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम पढ़ लें, वो भी हम जानें कि उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश भी हुआ। देखिए, जहाँ उद्योग विकसित होते हैं इसके साथ ही अगर कुछ नए कारखाने नए उद्योग लगते हैं तो साथ में जंगल भी काटे जाते हैं। उद्योगों का जो है उद्योगों को बढ़ाने के साथ साथ कई चीज़ों का विनाश भी होता है। तो वहाँ पर भी इस प्रकार से जापानी व्यवस्था में भी पर्यावरण का तीव्र गति से विनाश हुआ क्योंकि लकड़ी वगैरह वो काटी गई, जंगलों को साफ किया गया, तो प्राकृतिक संसाधनों से पर्यावरण का विनाश होना शुरू हुआ। औद्योगिक प्रदूषण बढ़ने से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ा। जहाँ पे भी ज़्यादा उद्योग वगैरह होते हैं तो ऐसे में उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं वगैरह होता है, जल केमिकल युक्त जो जल होता है, जिससे जो है जल और वायु प्रदूषण बढ़ा। इसके अलावा कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरों से पलायन। अब जहाँ शहरों में काम जो है शहरों की ओर पलायन, जहाँ
पहले लोग खेती बाड़ी या पशुपालन वगैरह करते होंगे, लेकिन जैसे ही जापान के अंदर जैसे बड़े बड़े शहर टोक्यो एदो जो भी है कह सकते हैं, और अन्य शहर जो है विकसित हुए, जिसके कारण लोगों ने शहरों की तरफ रुख किया, हिरोशिमा है, नागासाकी वगैरह। तो ऐसे कई कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण, और लोग है वो शहर की तरफ जाने लगे, जिससे गाँव में भी जनसंख्या कम होने लगी और लोग है वो शहरों की तरफ जाने लगे। अब औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए ये उद्योगों में विकासवत प्रभाव हो रहा है, देख रहे हैं हम। और इस दौरान फिर जब उद्योगों के अंदर अधिक जल और वायु प्रदूषण होने लगा, जिसके कारण फिर इस प्रदूषण के खिलाफ है एक जापान में आंदोलन भी हुआ। तो उस आंदोलन के बारे में कि संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य, जिनका नाम था तनाको शोजो एक कृषक परिवार में ही जन्मे हुए एक व्यक्ति थे, और जो प्रदूषण के सख्त खिलाफ थे। और 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ इन्होंने पहला आंदोलन छेड़ा, और जब 800 गांववासी विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। देखिए तनाको शोजो ने जो प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसमें एक का रीज़न था कि उद्योगों से जो केमिकल युक्त जो जल निकलता था वो खेतीबाड़ी के लिए बहुत ही जो नुकसानदायी था और भूमि को बंजर बना रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा और उन्होंने प्रदूषित जल को का निवारण और निराकरण करने की मांग है वो की थी, और जनता उनके साथ में आ गई थी, और अंत में सरकार को इसके खिलाफ है कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने उद्योगों से निकलने वाले गंदे जल के बारे में सोचा, या जो केमिकल युक्त जो जहरीला पानी था जो भूमि को नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि उससे 1000 के लगभग लोग हैं वो प्रभावित हो रहे थे। तो हम जानते हैं तनाको शोजो कौन था, क्योंकि उसके ऊपर आपकी टिप्पणी है वो आ सकती है। तो तनाको शोजो के बारे में देखिए, तनाको शोजो और प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन में तनाको शोजो की क्या भूमिका थी। तो तनाको शोजो 1841 से उनका जन्म हुआ और 1913 में उनकी मृत्यु हुई। एक किसान परिवार में जन्मे थे, किसान के बेटे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। तो उनका व्यक्तित्व राजनेता जैसा था और जल्दी ही उनको राजनीति में हिस्सा मिला। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की, एक वैधानिक सरकार जो कि उनकी बात को सुने। वह पहली संसद डाइट के सदस्य चुने गए। ठीक है, संसद यानी जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, डाइट के नाम से जाना जाता है। तो वो सदस्य भी चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए जो आंदोलन जो चल रहा था उसमें उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और अंत में सरकार को कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जो उद्योगों से निकलने वाला जो जहरीला पानी था, वो जहरीले पानी से जो है काफ़ी घर प्रभावित हो रहे थे, काफ़ी लोगों की भूमियाँ हैं वो प्रभावित हो रही थी, और इससे भूमि बंजर भी हो रही थी। और उन्होंने जब ये आंदोलन किया तो सरकार को अंत में उनकी सुननी पड़ी। न्यू पॉइंट है हमारा, आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए जापान और चीन की अलग अलग राहें। देखिए, दोनों ही आज वर्तमान में आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन दोनों की राहें अलग अलग थी। दोनों ने अलग अलग तरीके अपनाए, और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए जापान और चीन की निम्न नीतियाँ थी। अब नीतियाँ क्या थी? जापान के आधुनिक समाज में आए बदलाव। देखिए, उन्होंने क्या नीतियाँ अपनाई कि वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, और वित्त और ऋण की प्रणालियाँ जापान के माध्यम से स्थापित की गई, और व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे, कि व्यक्तिगत विकास और गुणों को भी महत्व दिया जाने लगा, सिद्धांतों को महत्व दिया जाने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कार्य किए गए, और वित्त के लिए वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई, बैंकिंग व्यवस्था वगैरह खुली गई। शहर में जीवन संस्कृति खिलने लगी, जहाँ तेजी से बढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन भी दिया। तो व्यापारी वर्ग ने कला और इन सबको प्रोत्साहन दिया। लोगों को पढ़ने का शौक था। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले जा सकते थे। तो ये सारी जापान में आधुनिकीकरण या आधुनिक समाज में ये बदलाव आए थे, और इस प्रकार से उनकी व्यवस्था जो हम देख सकते हैं। अब हम एक विचारक के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है फुकुजावा युकिची। ठीक है, ये जापानी विद्वान थे, और फुकुजावा युकिची का जन्म है वो एक गरीब समुराई परिवार में हुआ था। समुराई अर्थात योद्धा वर्ग। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई थी। देखिए, जापानी शहर है दोनों ही, नागासाकी और ओसाका। और उन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान को पढ़ा, और बाद में अंग्रेजी भी पढ़ी, यानी वो यूरोप से शिक्षा पढ़ कर आए थे। और 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, जो कि 2 भाषाओं को जानता है, और इससे उन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे, यानी क्लासिकी से तात्पर्य कि उन्होंने जो लेखन कार्य किया
ठीक है। उन्होंने उसे सिर्फ अपनी भाषा के आधार पर सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने बोलने चाले यानी आम नागरिक की भाषा में उन्होंने लिखने का प्रयास किया, साधारणतः, ताकि हर कोई उस किताब को बहुत अच्छे से समझ सके। और इस वजह से उनकी ये किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। उन्होंने एक शिक्षण संस्थान भी स्थापित किया जो आज कीयो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब फुकुजावा युकिची के क्या विचार थे अपने देश के प्रति। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवी थे, यानी महान विद्वान थे। वे अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों से प्रभावित थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, ठीक है। ये उनके अपने विचार थे उनके अनुसार कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। अपने एशिया को निकाल फेंकना चाहिए अर्थात जापान को अपनी पुरानी परिपाटियाँ, पुरानी परंपराएं, पुरानी संस्कृति, पुरानी सोच को हटा देना चाहिए जो एशियाई लोगों की सोच है। और क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर जापान अपनी पुरानी सोच और पुरानी लोकप्रिय लोक मान्यताओं को लेकर बैठ जाएगा तो ऐसे में जापान कभी भी एक विकसित और आधुनिक राष्ट्र नहीं बन पाएगा। अगर वो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर कुछ नया अपनाए, नया ट्राई करे, तो ऐसी स्थिति में जापान है वो तेज गति से विकसित हो जाएगा। ऐसा उनकी निजी विचार थे, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये उनके विचार थे फुकुजावा युकिची के। इसके अलावा पश्चिम की सभ्यता से प्रभावित कुछ और जापानी बुद्धिजीवी थे जिनके अलग अलग विचार थे, क्योंकि वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से जो है प्रभावित थे और वो चाहते थे कि जापान भी उनका अनुसरण करे। फुकुजावा युकिची जो अब जान ही रहे हम, तो उनका विचार था कि जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। एक और दर्शन शास्त्री थे जिसका नाम था मियाके सेत्सुरे, ठीक है। ये अलग से आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। मियाके सेत्सुरे का कहना था कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए, यानी अपनी पुरानी परंपराएं, पुराने तरीकों को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अगर हर एक के अपने कुछ अलग हुनर होना चाहिए जिसके आधार पर उसकी एक अलग पहचान है वो बन जानी चाहिए। शायद उनका ये मानना था कि पश्चिमी देशों के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई हुनर मौजूद है। बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे। वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता जिनका नाम था उएकी एमोरी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, उएकी एमोरी। और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। तो उन्होंने भी जापान को उन तरीकों को अपनाने की बात है वो कही है। इसके अलावा जो मेजी सरकार थी जो 1867-68 के अंदर जो जापान में बनी थी, उसके दौरान जो वहाँ की संविधान की क्या घोषणा की मेजी सरकार के द्वारा कि जापान के बहुत से प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने अपने विचारों से सरकार के ऊपर दबाव डाला, जैसे फुकुजावा युकिची वगैरह हैं, और भी बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से उन्होंने ये चाहा कि जो है सरकार और बदलाव करे। कईयों ने तो आंदोलन खड़े कर दिए, जिनमें से प्रमुख थे उएकी एमोरी, और जिन्होंने संवैधानिक सरकार की मांग की, ठीक है। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था को ज़्यादा कीमती, उनके अनुसार व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। उदारवादी शिक्षा से मतलब है कि सिर्फ जापानी परंपरा, जापानी शिक्षा पद्धति नहीं, बल्कि जहाँ से भी कुछ भी शिक्षा सीख जाए, चाहे अंग्रेजी हो चाहे अमेरिकन से जो भी है, तो उन्होंने उन सारी शिक्षा पद्धतियों को अपनाने की बात की है। और उनके अनुसार कि व्यवस्था जो सरकार की कानून है, सरकार के नियम है, वो अलग बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ें व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक सीख सकता है। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की थी और इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य भी होना पड़ा था। तो ये मेजी वंश को, इन बुद्धिजीवियों के कारण ही मेजी संविधान को ये घोषणा करनी पड़ी थी, ठीक है। इसके अलावा जापान में जो परिवर्तन आ रहे थे, जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है आधुनिकीकरण को अपनाया जा रहा था, तो लोगों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। तो पहला, पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। पैतृक यानी पिता प्रमुख मुखिया होता था। पति पत्नी साथ रहकर कमाते थे और घर बसाते थे। मोस्ट ऑफ वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज थी या संयुक्त परिवार हम कह सकते हैं। परिवार में जो है बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता था, और जहाँ अलग अलग पति पत्नी रहते थे शहरों की तरफ, तो वहाँ पे वो साथ में कमाते थे और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की घर की मांग भी पैदा की। देखिए, जो लोग शहरों की तरफ चले गए, छोटे छोटे घरों में रहने लगे, पति पत्नी साथ रहने लगे, पैसा आने जब लगा तो
उन्होंने कई प्रकार की घरेलू उत्पाद, घरेलू चीज़ें खरीदना शुरू किया, कई प्रकार के नवीन उत्पादों को खरीदना शुरू किया, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन के साधनों को उनको खरीदना शुरू किया, और बाद में जब उनको लगा कि उनका सुंदर घर भी होना चाहिए तो उन्होंने नए घरों को खरीदना शुरू किया। इस प्रकार से ये एक नई मांग पैदा हुई और जापानी लोग इस नए घर को होमू कहा करते थे। ठीक है, होमू, ये आपको ध्यान रखना, होमू, जिसे अगर हम माने HOME होम, तो ये उस अंग्रेजी व्यवस्था या पश्चिमी देश में जो होम कहा जाता था, HOME होम, होम यानी हाउस या घर। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने भी उसका नकल करके अपने घरों को होमू कहना शुरू किया, जो नए घर होते थे। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान भी मुहैया करवाए, अर्थात वो लोन लेकर जो है मकान है वो ले सकते हैं। येन है वो जापानी मुद्रा है। ठीक है, और ये एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की तनख्वाह 40 येन प्रति माह थी, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति है किस्तों पर अपना घर है वो खरीद सकता था। जापान में सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को बढ़ावा कैसे मिला? देखिए, सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद 1930 और 1940 के दौरान बढ़ावा मिला जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, तब जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब्जा किया। देखिए, जापान चूँकि पश्चिमी राष्ट्र जो है, कई राष्ट्रों ने अपने उपनिवेश बनाए थे और जापान ने भी जो है युद्ध किए हैं, कभी चीन के साथ, तो कभी रूस के साथ, तो कभी जो है कोरिया के साथ। तो इस प्रकार से जापान भी अपने उपनिवेश बना रहा था और करते करते जापान एक आक्रामक राष्ट्रवाद वाला देश है वो बन गया था, और अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ वो भी सम्मिलित हो गया। और इसी दौरान जापान ने जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक स्थान के ऊपर है वो जो है हमला किया, जिससे गुस्साए अमेरिका ने फिर बदले में 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे जापान के 2 प्रमुख शहर है वो नष्ट हो गए और लाखों की आबादी है वो मारी गई। निशितानी कैजी द्वारा आधुनिक शब्द की परिभाषा। देखिए, निशितानी कैजी कौन है और उन्होंने आधुनिक शब्द की क्या परिभाषा दी है? दर्शन शास्त्री निशितानी कैजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। पहला है पुनर्जागरण, दूसरा है प्रोटेस्टेंट सुधार और तीसरा है प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। देखिए, जापानी दर्शन शास्त्री है, लेकिन उन्होंने जो है आधुनिकता में इन चीज़ों को माना है। पुनर्जागरण, अब पुनर्जागरण अगर हम माने तो पुनर्जागरण यूरोप में, ठीक है, और पुनर्जागरण जो कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है, 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान वहाँ सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और कई राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए थे। और निशितानी कैजी ने भी जापान को इसी प्रकार से फिर से उठना, फिर से जागना, फिर से कुछ नई चीज़ों को अपनाना, ये विचारधारा दी। और दूसरा है प्रोटेस्टेंट सुधार। प्रोटेस्टेंट सुधार कहाँ हुआ था? यूरोप के अंदर है, जो कैथोलिक धर्म के अंदर जो कुछ बुराइयाँ व्याप्त हो गई थी, और मार्टिन लूथर के माध्यम से धर्म सुधार आंदोलन जो चलाया था, तो उन्होंने भी यही माना है कि अगर धर्म के अंदर कुछ बुराइयां हैं, धर्म के अंदर कुछ कमियां हैं, अंधविश्वास है, तो उसे दूर कर देना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पर बल दिया। उनके अनुसार यूरोप के अंदर, पश्चिमी राष्ट्रों के अंदर पहले सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती थी जब वहाँ पे पुनर्जागरण नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे अनेक प्रकार के विषय पढ़ाए जाने लगे, जिसमें मानव शास्त्र या मानवतावादी दृष्टिकोण वाले विषय, अलंकार शास्त्र, नीति शास्त्र, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, और इसके अलावा भी प्राकृतिक विज्ञानों के विकास के ऊपर बल दिया जाने लगा। और उन्होंने इन चीज़ों को जापान में भी अपनाने की बात है वो कही है। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा यानी जापान के लोगों की एक खासियत, ये शब्द जर्मन दर्शनशास्त्री राके से लिया गया, ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया। अर्थात जापान के अंदर जो है राष्ट्रीय प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, उच्च नागरिकता की भावना इतनी मौजूद थी कि जापान एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी वहाँ के नागरिकों के माध्यम से वो कभी दूसरे राष्ट्रों का उपनिवेश है वो नहीं बना। जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का, इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। तो उनके अनुसार कि जापान को समय के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए, विज्ञान और धर्म को जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और जापान के अंदर ऐसा उनका मानना था कि ऐसी ताकत है निशितानी कैजी की कि जापान विश्व को अपने कुछ नया सिद्धांत है वो दे सकता है। अब है आधुनिकता पर विजय की संगोष्ठी यानी बैठक, ठीक है। 1943 में आधुनिकता पर विजय पर एक विषय पर एक संगोष्ठी हुई यानी बैठक हुई, एक सभा हुई, जिसमें जापान के सामने दो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई 1945 में और जापान में हुए परिवर्तन।
जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया। देखिए, विसैन्यीकरण यानी सेना भंग कर देना। तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए किसने? अमेरिका ने। क्यों गिराए थे? क्योंकि जापान ने पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब्जा हमला कर दिया था, जिससे गुस्साए हुए अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर जो है परमाणु बम गिराए और आज भी जापान उसको भोग रहा है। ठीक है, अब अमेरिका ने अपनी ताकत के बल पर जापान के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जापान की सेना को भंग कर दिया। विसैन्यीकरण करना, सेना को खत्म कर देना। और एक नया संविधान, अमेरिकी संविधान वहाँ पे लागू किया। उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू की और इसके साथ ही उन्होंने कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाइबात्सु यानी जो बड़ी कंपनी थी उसको भी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की कोशिश भी की गई। जापान को कमज़ोर बनाने की कोशिश भी की गई इस नई व्यवस्था के दौरान। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित भी किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए और उसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। ये वहाँ पर जो है कि जो जापान है किस प्रकार से आधुनिक रहते हुए पश्चिमी जो है देशों पर विजय है वो प्राप्त कर सकता है या पश्चिमी संस्कृति के ऊपर विजय प्राप्त है वो कर सकता है। और वहीं अमेरिकी संविधान या अमेरिकी नियम जो जापान के अंदर लागू किए इस दौरान कुछ अनेक जो है सुधार भी वहाँ पर हुए हैं। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। देखिए, यहाँ पे अलग से क्वेश्चन आता है, युद्धोत्तर चमत्कार क्या है? तो जापान ने 1945 के युद्ध के बाद फिर से जिस तेज़ी से उसने अपने आप को बनाया है तो ये और आज एक विकसित राष्ट्र के रूप में मौजूद है, तो ये युद्धोत्तर चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर हार के बावजूद जापान ने तेजी से आर्थिक प्रगति की। इसके कौन से कारण थे? देखिए, अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। लेकिन ये चमत्कार से कहीं अधिक था। इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी, अर्थात जापानी लोगों की संस्कृति, जापानी लोगों की नागरिकता, उच्च राष्ट्रवाद की भावना। जापान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन, राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही है कि वहाँ पे ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी रहे जिन्होंने जापान को हमेशा जगाए रखा, उनके उच्च आदर्शों को बनाए रखा। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच में एक करीबी रिश्ता भी कायम हुआ। सरकार ने भी जनता का सपोर्ट किया और उनके कर्मचारी भी जो है उन्होंने भी उद्योग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए और इस प्रकार से एक विशाल अर्थतंत्र कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन के साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए तो 2 शहर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए, आबादी मारी गई। और फिर अमेरिकी जो विश्व वैश्विक स्तर पर जब अमेरिका की निंदा की गई तो उसी अमेरिका ने जापान को फिर से समर्थन भी दिया और इस प्रकार से जापान तेज़ी से विकास करता चला है वो गया। इसके साथ ही कोरिया और वियतनाम जापान ने अपना उपनिवेश भी बना रखा था। इन देशों से भी उसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। फिर अंतिम हमारा ये पॉइंट है, 1960 के दशक में जापान द्वारा प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था की 2 अगर उपलब्धियां माने जो 20वीं शताब्दी में, तो 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो जापान में हुआ। तो ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जापान में ओलंपिक खेल है वो आयोजित हुए। फिर 200 मील प्रति घंटे चलने वाली बुलेट ट्रेन जो कि आज एक बेहतर सस्ता उत्पाद था वो जापान ने शुरू की। तो इस प्रकार से जो है बुलेट ट्रेन की शुरुआत है 1964 और ओलंपिक खेलों की शुरुआत जापान में 1964 के अंदर हुई। तो इस प्रकार से ये जो है नोट्स है वो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। साथ में आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे ये नोट्स। तो मेरी उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे और आप इसे सीखेंगे। आपके लिए जो है परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के साथ ही ये आपको अच्छा रिजल्ट में भी आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद।